नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, जो अग्निवीर के तहत जो आर्मी के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर नेवी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो है कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में ही हमारे भारत की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है और इस पुलिस अकादमी में जो है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। जो भी इंडियन पुलिस सर्विस में जो लोग जॉइन करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो होती है हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकेडमी ये पूरा नाम है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न सदन का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों निम्न सदन किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है? और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है अनंत होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा का कार्यकाल केवल 5 साल के लिए होता है और 5 साल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है? तो राज्यसभा का निम्न सदन के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो वह 5 साल का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उनको जो है कार्यकाल से हटाया जा सकता है। जब सरकार गिर जाएगी तो उनको भी खत्म जो है उनको भी हटा दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दोस्तों आप लोग चाहे जिस भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप लोग जो है अपने राज्य में कितने ज़िले हैं, इनको जो है क्लियर कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गुजरात राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो आप लोग जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका पूछता है, तो आप अपने स्टेट में कितने ज़िले हैं, आप जो है याद रखिएगा। हमारे चैनल पे जाएँगे तो बिल्कुल मैंने अभी 2024 के फरवरी महीने में 2024 में जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही मेहनत करने के बाद सारी ज जानकारी है ज़िलों के बारे में उसमें रखा है। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर जो है, बहुत से एजुकेशन चैनल पे जो है गलत संख्या दे देते हैं ज़िलों में, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप जो भी पढ़ाएँ या लोगों को जो भी बताएँ वो बिल्कुल सही और 100% सही होना चाहिए। तो दोस्तों भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो भारत में कुल 771 ज़िले हैं और अगर 2 ज़िलों जो कि पीओके में है, जहाँ पे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत सरकार उसे भी अपना ज़िला मान ली है, तो वो 773 हो जाते हैं, ठीक है? तो आपके अगर विकल्प में 771 दे तो भी सही है, 773 भी दे तो भी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगी है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वह अपनी सीमा 9 राज्यों से साझा करता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, ठीक है? तो 8 स्टेट है, 1 यूनियन टेरिटरीज़ है और 1 जो है वह कंट्री भी है, ठीक है? तो 8 आपके स्टेट्स हो गए, 1 यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली हो गया और एक देश भी है जो नेपाल है, ठीक है? तो 9 राज्य और 1 देश है नेपाल। तो भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो वो है एशिया और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो वो है ओशिनिया, ठीक है? अगला आपका क्वेश्चन है कि बर्रे के डंक में कौन-सा अम्ल होता है? बर्रे का मतलब कि जो ततैया होती है, जो बिच्छू होता है या फिर जो चींटी होती है तो उसमें भी कौन-सा अम्ल होता है? तो वो फार्मिक अम्ल होता है। इसी कारण जो है जहाँ पे चींटी काट देती है वहाँ पे तुरंत हमें जलन महसूस होने लगती है। जबकि उसमें फार्मिक अम्ल काफ़ी कम होता है। वहीं बिच्छू अगर जहाँ पे डंक मार देता है तो काफ़ी तेज़ जो है दर्द होने लगता है क्योंकि फार्मिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा उसमें होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आदि कवि की उपाधि किसे प्राप्त है? तो वह है तुलसीदास को, ठीक है? तुलसीदास को आदि कवि की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों महापुरुषों के उपनाम को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि पदार्थ के किस अवस्था में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में होती है, ठीक है? जो ठोस अवस्था होती है उसमें ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है और जबकि जो द्रव होता है उसमें जो है ध्वनि की चाल थोड़ी कम हो जाती है, गैस में बहुत ही कम हो जाती है। तो ध्वनि की चाल जो है सामान्यतः जो है गैस में यानी कि वायु में कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है? तो दोस्तों ठोस में जो है अणु उनके काफ़ी नज़दीक होते हैं इसीलिए वहाँ पे आवाज़ की चाल, ध्वनि की चाल काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आप लोग फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं और आपका जो है पता भी होना चाहिए कि डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म को ज़रूर याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो मंदिरों का शहर जो है वाराणसी को कहते हैं। संगम नगरी किसे कहते हैं? तो संगम नगरी प्रयागराज को कहते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि को किसने विकृत कर दिया? तो श्री राम जन्मभूमि को जो है बाबर ने सन 1584 ईस्वी में विकृत कर दिया था। दोस्तों राम मंदिर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और दोस्तों राम मंदिर में इतिहास से लेके आप लोग वर्तमान तक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएँगे तो आपको वीडियो मिलेगा उसे आप लोग देखेंगे। तो आपको जो है
मंदिर के इतिहास से लेके वर्तमान तक और मंदिर की विशेषता तक पता चल जाएगा कि मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, कितना एकड़ में मंदिर फैला है, उसकी ऊँचाई कितनी है, वो मंदिर के शिल्पकार कौन है, मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन ना पूछे। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिनु सत्संग विवेक न होय, कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसमें सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सत्संग शब्द का अर्थ होता है अच्छे व्यक्तियों का साथ, ठीक है? तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ये रामचरितमानस का एक चौपाई है, ठीक है? बिनु सत्संग विवेक न होय, कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत बेहतरीन चौपाई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों बहुत से लोग अभी भी बीडीसी का बोर्ड तो करते हैं, बीडीसी को चुनाव में वोट देने जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बीडीसी का कार्य क्या है, उसका वेतन कितना होता है, उसको भत्ते कितने मिलते हैं, अन्य सुविधाएँ क्या है, उसके अधिकार क्या है। तो दोस्तों आप लोग बीडीसी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि वोट 5 साल के लिए आप जो है आप अपना 5 साल उसे दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में उसके अधिकार क्या है, तो इन सबको पता होना चाहिए। तो हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप लोग इसके हेडक्वार्टर भी देख लीजिएगा कि किस सेना का कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में बार-बार ये पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि माता सीता के पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों माता सीता के पिताजी का नाम था महाराज जनक। जी हाँ दोस्तों, महाराज जनक थे जो कि सीता जी के पिताजी थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डायबिटीज को हिंदी में कहते हैं मधुमेह। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? तो थल सेना का दक्षिणी कमान पुणे में है। तो दोस्तों तीनों सेनाओं के कुल कितने कमांड है? तो तीनों सेनाओं के जो है 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के और नेवी के 3 है, तो कुल मिला के 17 सैन्य कमांड है। और कहाँ-कहाँ है इसे याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो है ये आपका आर्मी के लिए या फिर तीनों सेनाओं के लिए ये बेसिक है। बेसिक आप लोग जो है अपना मजबूत कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और सबसे बड़ा जो है रेलवे ज़ोन कौन-सा है? तो वो है नई दिल्ली। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी जो है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि पुलिस का कार्य कैसे होता है, पुलिस के अधिकारी किस जगह पे बैठते हैं और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। खासकर आप लोग अगर पुलिस की तैयारी करते हैं तो। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में बताया है कि भारत की दुर्दशा कितनी है, भारत की स्थिति कितनी खराब है, भारत की स्थिति कितनी दयनीय है। दोस्तों केवल वक़्त ने तरक्की किया है, आज़ादी से जो है 75 साल हो गए लेकिन आज भी हमारे भारत में लोगों को जो है ना सही से स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है। मतलब कि उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो भारत में ऐसा लोकतंत्र और ऐसे अधमरे संविधान से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। तो दोस्तों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको काफ़ी जो है धरातल पे जो चीज़ है उसको जो है वर्णन किया है और अपने नाटक में इसको शामिल किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना कौन-सा है? तो हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना होता है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, यानी कि ज्येष्ठ जो है तीसरा महीना है। प्रथम महीना कौन-सा है? तो वो है चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। उत्तर प्रदेश में जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिले का जो प्रथम नागरिक होता है उसे कहा जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। या तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो जिले का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि ग्राम प्रधान क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है, इन्हें कितना वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएँ मिलता है। क्योंकि हम लोग बार-बार वोट तो करते हैं 5 साल पे, लेकिन क्या फ़ायदा होता है जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छी तरह से जानकारी निकाले ही नहीं, उसके अधिकार क्या है, उसके कार्य क्या है, बस हमको वोट करने से फिर हमें मिलता क्या है? इसीलिए हम लोग को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है और ना हमारे गाँव विकास करता है, ना ही हमारा समाज विकास करता है। क्योंकि हम लोग खुद जो है बिना पढ़ लिखे ही वोट करने चले जाते हैं। तो आप लोग जो हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका जो गाँव लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें आपकी बेसिक जो है क्लियर हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, यह किसका कथन है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। भाई कैसे भाग्य में लिखा होगा वही होगा? जो आप करेंगे वही तो होगा, वही आपका भाग्य बनेगा। तो आप अपने भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो।
आप लोग जो मेहनत किए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आप आज जो है आप अच्छे जो अपनी तैयारी करेंगे वही आपके आने वाले कल परिणाम बनेगा। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही बेहतरीन बात कहा है कि शिक्षित व्यक्ति जो है कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यानी कि वो अपने मेहनत पे, अपने कर्तव्य पे भरोसा रखता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सांसदों को वेतन कितना मिलता है? सॉरी, सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो दोस्तों देखिए, वेतन तो उनको मंथली जो है 3 लाख के जो है आस-पास में मिलता है। लेकिन जो रिटायर हो जाते हैं सांसद, उनको कितना पेंशन मिलता है? तो देखिए, लोकसभा से जितने भी रिटायर्ड सांसद हैं, उन्हें लगभग 25,000 रुपए मिलता है, और जो राज्यसभा से रिटायर्ड सांसद हैं, उन्हें 27,000 मिलता है। ऐसा क्यों? तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, वो 5 साल के होते हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद 6 साल के होते हैं। तो जिनका कार्यकाल ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है, जिन्हें का कार्यकाल कम है, उन्हें कम वेतन मिलता है। दोस्तों, जो सांसद होते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब जितने बार वो बनते रहते हैं, तो उनका जो है कुछ न कुछ जो है पैसा बढ़ता रहता है, ठीक है? तो इससे जो है नॉर्मल एक सांसद जो है फर्स्ट टाइम जो सांसद थी उसकी चली गई, यानी कि चुनाव लड़ा, हार गया, या फिर चुनाव ही नहीं लड़ा, मतलब एक बार का जो सांसद रहेगा उसे 25,000 ज़रूर मिलेगा लोकसभा का, और अगर जिसने राज्यसभा का एक बार सांसद रह गया तो उसे 27,000 पेंशन मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है? जो पृथ्वी है उसे 2 गोलार्ध में बाँटा गया है, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव। तो भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को, और अक्टूबर में जो है एयरफोर्स दिवस, यानी कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, दिवस भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन दिवस से भी आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो है सेना से रिलेटेड आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए, और आपको पता चल जाए कि कमीशन्ड रैंक किसमें कौन-सा होता है। क्योंकि आर्मी का भी कमीशन्ड रैंक होता है, नेवी का भी कमीशन्ड रैंक होता है, और एयरफोर्स का भी कमीशन्ड रैंक होता है। और कमीशन्ड जो है आपको कब मिलता है? तो अगर आप लोग नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्यों ही जॉइन करते हैं, यानी कि एनडीए एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, या फिर सीडीएस एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, तो आपको कमीशन्ड रैंक का ऑप्शन बना देते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। तो टफ एग्ज़ाम के कारण आपको अच्छा पोस्ट भी मिलता है। तो अगर आप एनडीए क्वालीफाई कर लेते हैं और आपको आर्मी में जो है पहला रैंक मिलेगा, तो वो मिलेगा लेफ्टिनेंट का। अगर एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग अफसर बनाया जाएगा, और अगर नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको सब लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि नौसेना का लेफ्टिनेंट थल सेना का किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो वो होगा आपका थल सेना का किस अधिकारी, यानी कि आर्मी के, तो आर्मी का जो कैप्टन है वह नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके 25 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।